जय हिंद बच्चों। आप लोग हिंदी वर्तनी नियम और प्रयोग का पहला वीडियो देख लिए होंगे। जो नहीं देखे हैं वह इससे पहला वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, इसका पार्ट 1 को। उसमें इसका आधा तक का अध्ययन करवा दिया गया है, समझा दिया गया है, तो उससे आप लोग समझ लेंगे। इसमें थोड़ा हम लोग शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें यह जो इस पेज में जो भी नियम और प्रयोग बताया गया है वह समझा दिया गया है। अभी हम लोगों को यहाँ से पढ़ाना है, यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लें, देख लें। ठीक है, देख लेने से क्या होगा कि पुनः आप लोगों के दिमाग में वह बातें आ जाएगी। और पूरा समझने के लिए आप पिछला वीडियो को अवश्य देखिएगा, तब पूरा समझ में आएगा। इसमें क्या है कि हिंदी वर्तनी किसे कहते हैं, एक सवाल उठता है। अब उससे पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें समझा दूं कि वर्तनी जो है बहुत ही आवश्यक है। जो खासकर हिंदी में लिखना चाहते हैं कुछ भी, उनके लिए वर्तनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्तनी की शुद्धता के बिना आप कुछ भी शुद्ध नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी आपसे नहीं पढ़ेंगे तो। तेजी में इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, शब्दों के शुद्ध लिखने की रीति, शब्दों के शुद्ध लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। यह एक लाइन में समझिए। अंग्रेजी में इसे स्पेलिंग कहते हैं, उर्दू में इसे हिज्जे कहते हैं, बंगला में बनान कहते हैं, हिंदी में अक्षरी भी कहते हैं। वर्तनी को अक्षरी भी कहते हैं, लेकिन वर्तनी शब्द अधिक प्रचलित है। साधारणतः यह शिकायत होता है, हिंदी में शिकायत होती है बहुत सारी हिंदी में, कि हिंदी में अनेक शब्दों की वर्तनी में एकरूपता नहीं है, यानी कि स्पेलिंग हिज्जे में एकरूपता नहीं है। जैसे कि गए लिखता है कोई और कोई गए लिखता है, कोई गई लिखता है, कोई गई लिखता है, कोई नई लिखता है, कोई नई लिखता है। हाँ, जिसमें कि देख रहे हैं आपके ग ए कार, ग ए, ग ज दीर्घी कार, ग दीर्घई, न दीर्घई, न ज दीर्घी कार। अब दोनों में क्या सही है? जैसे कि लिए और लिए, ये दोनों में कौन सही है? यह स्थिति जो है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बड़ी उलझन वाली स्थिति है, और इस उलझन को दूर करने के लिए साहित्यिक संस्थाओं और भारत सरकार, है ना, इस उलझन को दूर करने के लिए साहित्यिक संस्थाओं और भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। उस नियम को समझ लेने से वर्तनी में शुद्धता आ जाएगी, यानी कि जो स्पेलिंग में गड़बड़ी है आ जाएगी। पहला नियम आप लोग देखिए, शॉर्टकट में तेजी में पढ़ाते हैं, क्योंकि पहले बता चुके हैं। हिंदी के विभक्त चिन्ह सर्वनाम को छोड़कर शब्दों से अलग जाएं। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनाम को छोड़ शब्दों से अलग लिखे जाएं। सर्वनाम के साथ में ही विभक्ति चिन्ह आ जाता है। सर्वनाम को कौन कौन होता है? जो नाम के बदले आता है ना। और जैसे यहाँ पे देखिए, राम ने स्त्री का घर में, यह जो है क्या है? यह संज्ञा में जो है आप देख रहे हैं, यह संज्ञा में अलग अलग लिखा गया है। उस तरीके से सर्वनाम में भी अलग अलग लिखा जाए। ठीक है, किंतु यदि 2 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग सर्वनाम के साथ करना पड़े तो उसमें पहला विभक्ति सर्वनाम के साथ मिलाकर और दूसरा सर्वनाम से अलग। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि उस एक सर्वनाम है, उस, है ना, उस एक सर्वनाम है, लेकिन क्या है कि उसमें क्या लगा दिया गया है? के क्या है? विभक्ति चिन्ह है। और लिए भी विभक्ति चिन्ह है। 2 विभक्ति चिन्ह एक साथ आ रहा है, के और लिए। ये के और लिए, ये 2 विभक्ति चिन्ह क्या हो रहा है? एक साथ आ रहा है। तो एक साथ आने के कारण जो है दोनों को क्या करना पड़ रहा है? अलग अलग लिखना पड़ रहा है, और अलग अलग लिखना ही सही है, साथ में लिखना गलत है। यह नियम बना दिया गया है। उनमें से उन अलग एक सर्वनाम है, में और से दोनों क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो 2 विभक्ति चिन्ह एक साथ आ रहा है तो अलग अलग कर देंगे। समझ में आ गई बात आप लोगों को? यह प्रयोग हो गया। नियम भी समझ गए, प्रयोग भी समझ गए। दूसरा क्या है
कि संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं अलग लिखी जाएं। वह पढ़ा करता है, वह पढ़ा करता है, वह आ सकता है। अब क्या है कि संयुक्त क्रिया यहाँ पर पढ़ा और करता, यह दोनों क्रिया है, लेकिन मेन क्रिया कौन है? जो पढ़ना, और एक अंगीभूत क्रिया है करना। तो दोनों को अलग अलग लिखना है, ठीक है। वह आ सकता है, आना और सकना, आ सकता, दो अलग अलग क्रिया है। ये दोनों क्रिया को अलग अलग लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अवयव, अवयव शब्दों से अलग लिखे जाएं। अवयव जो है, अवयव के बारे में भी कहा गया है कि अवयव शब्द से अलग लिखे जाए। बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे कि मेरे पास, बहुत लोग एक जगह लिख देते हैं। ये पुराने व्याकरण में, पुराने पुस्तकों में बहुत सारा आप लोग देखते होंगे। आपके घरों में कोई अगर पुरानी पुस्तक होगी तो आप देखिएगा उसको। मेरे यहाँ, उसके पीछे, सबके आगे, यहाँ तक, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पन्ना में। वहाँ तक चूँकि आप लोग पढ़ चुके थे। अब मेन जो पढ़ाई यहाँ से शुरू होने वाली है आप लोगों की, जो इस वीडियो का पढ़ाई है, आप लोग पिछला में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और बहुत बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आगे क्या है? पूर्वकालिक प्रत्यय। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलकर लिया जाए। जैसे है ना, रो है तो रोना, रो में रो कर लगा देंगे हम, है ना। खा में कर लगा देंगे, जाग में कर लगा देंगे, पढ़ में कर लगा देंगे, सो में कर लगा देंगे। ये पूर्वकालिक प्रत्यय जो है कर, है ना, पूर्वकालिक प्रत्यय है कर, क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। कर एक प्रत्यय है लेकिन उसको क्रिया से मिलाकर लिखना है। रो, खा, जा, पढ़, सो, यह लिखने से क्रिया पूर्ण नहीं हो जाता है। तो क्रिया को पूर्ण करने के लिए जो है पूर्वकालिक प्रत्यय को वहाँ पर हम लोग लगा देंगे, कर को। पाँचवा, अब इसको समझ लिए होंगे आप। पाँचवा समझेंगे, द्वंद्व समास में दो पदों के बीच हाइफन, यानी कि योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को हाइफन कहते हैं, उसको लगाया जाए। द्वंद्व समास होता है, आप लोग समास में पढ़ लिए होंगे द्वंद्व समास के बारे में। दोनों पद समान होते हैं, जैसे कि शिव पार्वती, दोनों का वैल्यू बराबर है और दोनों का मूल्य भी बराबर है, शिव पार्वती। तो दोनों को पहले एक जगह लिखा करते थे, लेकिन अब जो नया व्याकरण आया है नियम बनने के बाद से, तो शिव पार्वती के बीच में हाइफन लगा देना, यह शुद्धता है। हाइफन नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। जैसे दाल और भात, दाल भात के बीच में हाइफन लगाना है, ऐसा नहीं कि दाल भात एक जगह लिख देंगे। लोटा डोरी, राम लक्ष्मण, राधा कृष्ण, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं द्वंद्व समास के, जिसमें कि हाइफन लगाना यह शुद्धता का प्रतीक होगा। नहीं तो व्याकरण के दृष्टिकोण से वह गलत हो जाएगा आप लोगों का बच्चों। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिए, नोट कीजिए और अपने दिमाग में रखिए। छठा नियम पढ़ेंगे हम लोग, सा, से, जैसा आदि से पूर्व हाइफन लगाया जाए। यह सा, से, जैसा जो है बहुत जगह प्रयोग होता है, खास करके वाक्यों में। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग देखें, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा, तो तुम्हारे जैसा नहीं देखा, तो उसमें सा के पहले हाइफन लगा देना है। राम जैसा, चाकू से, ठीक है, तीखे, मतलब जहाँ पे एक दूसरे में तुलनात्मक दृष्टिकोण से लिखा गया शब्द हो। जैसे कि तुम सा, मतलब तुम्हारे जैसा नहीं देखा। राम सा, राम के जैसा नहीं है कोई। चाकू से, तीखे, धार वाले कोई दूसरा औजार नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको लगेगा कि यह एक तुलनात्मक लिखा गया है शब्द, तो वहाँ पर हाइफन लगाना जरूरी है, खास करके सा, से और जैसे इत्यादि के पहले। सातवां है, जहाँ पंचमाक्षर के बाद उसी के वर्ग शेष चार वर्णों से कोई वर्ण आए, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। देखिए यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। पंचमाक्षर मतलब 5 अक्षर, त, थ, द, ध, न, यह पांचों अक्षर के बारे में देखिए यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया है ना। इस तरह से त, थ में भी आता है ना। अब
व अनुस्वार द ना आकर वंदना। यहाँ पर वंदना को बहुत जगह जो पुरानी पुस्तकों में, खासकर धार्मिक पुस्तकों जो पुरानी होती है उसमें आधार न लिखा जाता है, संयुक्त अक्षर लिखा जाता है, वहाँ पे अनुस्वार नहीं लिखा जाता। यहाँ पे न को अनुस्वार बना दिया गया है। यहाँ भी नंद में भी न को अनुस्वार बना दिया गया है, नंदन में भी, है ना। इसलिए बना दिया गया है कि ये जो न है उसके बाद द और न जो आया है वह दोनों उसी के वर्ग का है। त थ द ध न, उसी के 5 जो अक्षर है, 5 वर्ग है, वर्ग का अक्षर जो है पांचों, त थ द ध न, उसी का देखिए आया है। जैसे नंद, ये सब जगह अनुस्वार नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है। अनुस्वार कहाँ लगेगा, न जो है अनुस्वार कहाँ बनेगा, जहाँ पे उसी के पांचों अक्षर का कोई अक्षर आया हो। जैसे संपादक देख रहे हैं यहाँ पे, ये संपादक प वर्ग का है ना। यहाँ पे म को अनुस्वार बना दिया गया है ना। गंगा, यहाँ पे जो है ग को अनुस्वार बना दिया गया है, क्योंकि उसके बाद जो है ग है। अंत, यहाँ पे न को अनुस्वार बना दिया गया है। तो किसी भी वर्ग का त थ हो, च छ हो, ट थ हो, ट ठ हो, प फ हो, मतलब जो ही किसी वर्ग का अगर डबल अक्षर संयुक्त में आ रहा है तो एक अक्षर को अनुस्वार बना देंगे और दूसरा को जो है पूरा लिखेंगे। यहाँ पे संयुक्त में अक्षर नहीं लिखेंगे। चलिए आगे है 8वां। क्या क्या है, जहाँ तत्सम शब्द शब्द में पंचम वर्ण या अनुस्वार रहता है उस शब्द के तद्भव रूप में चंद्र बिंदु लगता है। आप तत्सम और तद्भव पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं, नहीं अगर पता है तो शब्दों के भेद या शब्द विचार नाम का वीडियो है पीछे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में भी उसको हम डाल दें। चंद्र, अब समझिए इसको, तत्सम, यह जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो कि संस्कृत का मूल शब्द होता है। तद्भव वो होता है जो बिगड़ के हिंदी में प्रयोग, संस्कृत का जो मूल शब्द होता है वो बिगड़ के जो हिंदी में प्रयोग होने लगा है, उसका रूप कुछ बिगड़ गया है, उसी को तद्भव कहते हैं। तो रूप कैसे बिगाड़ते हैं, एक तरह से कहें बदलते रूप है, बिगाड़ना तो अच्छा नहीं होगा लेकिन बदलना कह सकते हैं। चंद्र, चंद्र में क्या है, चांद बिंदु लगा देंगे, अनुस्वार जो है चंद्र बिंदु में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, जहाँ तत्सम शब्द में पंचम वर्ग या अनुस्वार रहता है, पंचम वर्ग, जैसे कि यहाँ पे देखिए क और ग दोनों एक ही वर्ग का है, तो यहाँ पर जो है यह पंचम वर्ग वाला नियम प्रयोग हो गया। यहाँ पे पंचम वर्ग का ही है क और ग, तो वहाँ पे अनुस्वार जो था लगा हुआ ग के रूप में, उसको यहाँ पे चांद बिंदु में, चंद्र बिंदु में बदल दिए। प और ख, ठीक है, यह क्या है कि पंख, है ना। यहाँ पे क के रूप में अनुस्वार है तो उसको चांद बिंदु में बदल दिए, चंद्र बिंदु में। यहाँ पे अ और ग, ठीक है। आंगन, यहाँ पे जो है ग के रूप में चंद्र बिंदु अनुस्वार है तो इसको चंद्र बिंदु बदल दिए। इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल आप समझ लेंगे। बिंदु, बूंद, यहाँ पे अनुस्वार जो है न के रूप में है, यहाँ पे चंद्र बिंदु बदल दिए। यहाँ पे अनुस्वार जो है देखिए स के रूप में है, यहाँ पे कांसा, कंपन, कांपना, गंदा, गंदला, इस तरीके से बदलना है उसको, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना है। जो तत्सम शब्द का मूल शब्द है वह जो हिंदी में आ जाता है तद्भव बनता है, तो तद्भव बनाने के समय उसको किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि चंद्र है तो चंद्र ही लिख देंगे, हिंदी में चंद्र नहीं चांद लिखा जाएगा, कंगन नहीं कंगना लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नियम संख्या 9। अब क्या है, यदि कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन है तो अंतिम वर्ण में चंद्र बिंदु लगता है। यदि कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन है, कर्ता समझ लीजिए, वाक्य में पढ़े होंगे कर्ता कर्म, विभक्ति में भी पढ़े होंगे कर्ता कर्म कर्म, तो यह कर्ता जो होता है वह उस वाक्य का मूल होता है। तो खिड़की मान लेते हैं कि खिड़की
को अगर बहुवचन में लिखना है तो यहाँ पे खिड़कियाँ लिखेंगे, ठीक है। उसमें चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा। खिड़कियाँ में सिर्फ या लिख के नहीं छोड़ेंगे। बेटी, बेटियाँ, लड़की, लड़कियाँ, नदी, नदियाँ, रानी, रानियाँ, डोरी, डोरियाँ, नारी, नारियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, कली, कलियाँ, कॉपी, कॉपियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, रोटी, रोटियाँ। यह कहाँ पर होगा? यदि कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन है तब, कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन है तो अंतिम वर्ण में बहुवचन कर्ता में रहे, कर्म और करण नहीं, या फिर क्रिया नहीं, कर्ता, है ना। कर्ता में स्त्रीलिंग भी हो, स्त्रीलिंग होना चाहिए, पुल्लिंग में नहीं, स्त्रीलिंग, वह भी बहुवचन रहे, तब वहाँ पर जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। नहीं प्रयोग करेंगे तो व्याकरण के दृष्टिकोण से वह गलत हो जाता है। चलिए अब हम लोग अंतिम की ओर पहुँच गए। देखिए बस इतना ही है ना। इसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखिए थोड़ा सा समय दीजिए, चूँकि विद्यार्थी आप लोग हैं और यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है बच्चों, आप लोग इसमें अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटकाइएगा तो ज़िंदगी भर भोगना होगा। क्योंकि हिंदी में अशुद्धि बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदी राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा भी है ना। इसलिए हिंदी में अशुद्धि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरबी, फारसी, 10वां देखिए, अरबी फारसी ऐसे शब्द, अरबी फारसी के ऐसे शब्द जो हिंदी ध्वनियों में रूपांतरित हो गए हैं उन्हें हिंदी रूपों में ही चलने दिया जाए। मतलब कि हिंदी में जो रूपांतरित हो गए हैं उसको चलने दीजिए। जैसे कि ज़्यादा, हम लोग बोलते हैं ज़्यादा, ज़्यादा क्या है? अरबी फारसी का शब्द है, लेकिन उसका हिंदी क्या है? अत्यधिक। लेकिन ज़्यादा भी हो गया, चलो उसको चलने देते हैं, है ना, उसको हटाएंगे नहीं। यह भी एक नियम बना दिया गया है हिंदी के लिए। ज़रूर, अवश्य इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हिंदी में कमज़ोर, है ना। कमज़ोर जो है बिल्कुल कमज़ोर हम लोग प्रयोग करते हैं शब्द को। अपने हिंदी में जो है हम लोग उसको बोलते हैं कि बहुत ही दुर्बल है। दुर्बल शब्द के जगह पर कमज़ोर प्रयोग करने लगे हैं। जिला, हिंदी में जनपद बोलते थे, है ना, उसको जिला बोलने लगे हैं। तेज, काफ़ी, बहुत बोल, अधिक हो गया, अत्यधिक हो गया है, ओहो बस 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 हो गया, मतलब बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो काफ़ी, बहुत के बदला में काफ़ी का प्रयोग करना है। इस तरीके से सभी हिंदी शब्दों, बहुत सारे हिंदी, बहुत सभी तो नहीं, बहुत सारे हिंदी शब्दों के बदला में फारसी और अरबी का शब्द आ गया है तो उसको चलने दिया जाए। यह भी एक नियम बना दिया गया, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग 11 नंबर में। क्या है 11 नंबर में? गया, गई, गए, गई, ये दोनों देखिए एक जगह पे है, गए, गई। संधि के नियम के अनुरूप इस शब्द के बाद ए आने पर ए हो जाता है। आप लोग संधि में पढ़े होंगे, प्रति में हर्षई है और यहाँ पे एक, तो क्या हो गया? ए बन गया ना, प्रत्येक। अतः गया, गए, गई लिखना चाहिए। गया, गए, गई नहीं, ये जो है यह गलत है, ठीक है। और ये जो है ये सही है, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे कभी भी। गया, गए, गई यह सही है ना। इसलिए यह भी एक नियम बन गया है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अंतिम नियम में, 12 नंबर में बढ़ते हैं। देखेंगे कि लिए, है ना, हम लोग लिए, लिए, ये क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। अव्यय पढ़े होंगे पीछे, उनके लिए, मेरे लिए और लिए, लिया, क्रिया का बहुवचन है। कहीं पे क्या है? कहीं पे लिया प्रयोग हो गया है क्रिया के लिए, क्रिया शब्द के रूप में, कहीं पे अव्यय के रूप में। अतः अव्यय और क्रिया दोनों में अलग अलग रूप होंगे, एक ही रूप दोनों जगह प्रयोग नहीं होगा। पहले होता था पुराने व्याकरण में या पुराने हिंदी
उसमें संशोधन किया गया है, नियम बना दिया गया। उसने मुझसे 4 रुपये लिए, है ना। 4 रुपया क्या किया, लिया, मतलब यह क्रिया हो गया, है ना। और उसके लिए उसने जान दे दी, यहाँ पे अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किस में प्रयोग हुआ है, अव्यय के रूप में। तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार पीछे करके देख लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए। और बच्चों, आप लोग एक बात अवश्य समझ लीजिए कि आप लोग रहते हैं बिहार में, भारत में भी रहते हैं, तो राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है। जिस राज्य का भाषा नहीं भी है तो राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए हिंदी की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। खास करके लिखने में तो बहुत ही शुद्धता की आवश्यकता है। हम लोग किसी तरह पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन लिखने में माफ़ नहीं होता है। इसलिए आप लोग इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको यह वीडियो को भेजिए, समझिए, समझाइए, ठीक है, ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए कि इस पर जो भी वीडियो मैं बना कर डालूँगा या हमारे शिक्षक जो बना रहे हैं, सब वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आज घर बैठे पढ़ाई चल रही है। आगे देखिए, अभ्यास में है, बहुत सारे प्रश्न हैं। निम्नलिखित वाक्यों को वर्तनी की रीति से शुद्ध करें। ये आप लोग इसको वीडियो रोक रोक करके लिख लीजिएगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखें। ये सब अशुद्ध रूप है ना, ये सब जो है ना अशुद्ध रूप है, इसको शुद्ध रूप में आप लोग लिखें। ठीक है, तीसरा है रेखांकित शब्दों के शुद्ध रूप लिखें। जो रेखांकित शब्द है, ये वाक्य में देखिए कि किसी किसी शब्द को रेखांकित कर दिया गया है, जैसे यहाँ लिए है, दिए है, गई, नई, नई, इसको शुद्ध करके आप लोग लिखिए। चौथा प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके सामने कोष्टक में दिए गए शब्दों के उपयुक्त शब्द रिक्त स्थानों में लिखें। यहाँ इसको भी आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो बहुत सारे पीछे जो आप पढ़े हैं, समझे हैं, उसका फ़ायदा कब होगा, जब आप इसको बनाएंगे तब होगा। नहीं बनाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, याद नहीं रहेगा। तो आप लोग इसको अभ्यास कीजिए। ठीक है, सभी जो प्रश्न है, ये खाली स्थान है, इसमें भरना है। 5वां है, निम्नलिखित गद्यांशों में कहीं शब्द की वर्तनी में और कहीं शब्द के प्रयोग में अशुद्धि है, इन्हें ठीक कीजिए। इसमें जो है गद्यांश लिखा है, लेकिन गद्यांश भी कर सकते हैं, गद्य का अंश है ये सब। ठीक है, कृपया आज का आकस्मिक छुट्टी देकर अनुग्रहित करें। एक वाक्य भी है, वाक्य ही कर सकते हैं, अभी तो वाक्य के रूप में है, लेकिन यहाँ पे गद्यांश लिखा गया है, कोई बात नहीं है, इसको गद्य का अंश भी मान सकते हैं। शादी, अगले सप्ताह मेरा भाई का शादी है, कहाँ गलती है तो खोजिए। शादी में मुझे सम्मिलित होना है, मेरे आंगन में पानी की बूंदें पड़ रही हैं, उसने नमस्कार किया और क्षमा मांगी। इस तरह से कहाँ अशुद्धि आप लोग लग रहा है, इसको पता कीजिए। और फिर से एक बार कहता हूँ कि आप लोग हिंदी में को अन्यथा और आसान तरीके से मत लीजिए। हिंदी बहुत ही गंभीर तरीके से पढ़ने का चीज़ है, क्योंकि यह भाषा है, और जब तक आप लोगों की भाषा शुद्ध नहीं रहेगी, आप लोगों को अधिक फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, किसी भी विषय को पढ़ना हो तो भाषा की शुद्धता आवश्यक है, और विषय को नहीं भी पढ़ना हो, आप अगर विद्यार्थी नहीं हैं तो भी भाषा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।